मैदानी भागों में रहने वाले लोग पहाड़ों में रहने वाले लोगों के कष्टों को, परेशानियों को शायद ना समझ सकें और ऐसे लोगों की अनकही आवाज को हम तक पहुंचाने का काम बहुत सारे लेखक करते आए हैं। और इन्हीं कठिनाइयों को वर्णित करने के लिए कुछ विधाएं हैं, जिनमें से एक विधा है यात्रा वृत्तांत। लेखक जहाँ जहाँ घूमने जाते हैं वहाँ के जीवन की बातें अपने यात्रा वृत्तांत के माध्यम से कहते हैं। आज हम स्पीति में बारिश कक्षा 11 के आरोह से कृष्णनाथ द्वारा लिखे गए यात्रा वृत्तांत को लेकर आए हैं और यहाँ पर स्पीति में रहने वाले लोगों का जीवन कितना कठिन है, आज हम इससे रूबरू होंगे। तो हम चलते हैं अपने पाठ की ओर। जय हिंद दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर वीना शर्मा आपका हृदय से आभार प्रकट करती हूँ और आपके साथ को मैं सचमुच चाहती हूँ कि मुझे आपका साथ मिले और मोटिवेशन मिले ताकि मैं आपके लिए कुछ अच्छा कर पाऊँ। पाठ का नाम है स्पीति में बारिश। कृष्णनाथ द्वारा लिखा गया यात्रा वृत्तांत है और इस यात्रा वृत्तांत में स्पीति घाटी की परिस्थितियों का बहुत ही मनोरम वर्णन है। पहाड़ जहाँ पर बहुत खूबसूरत लगते हैं, आप जब स्नोफॉल होता है सब तरफ ढकी हुई पहाड़ बर्फ से ढके हुए बहुत खूबसूरत लगते हैं, लेकिन उसमें जब सिवाय पेट्रोल के सब कुछ जम जाता है, ऐसी स्थिति में भोजन पानी जुटाना, ईंधन जुटाना, लाइफ को सरवाइव करना, ठंड से बचना, कितनी ही कष्टकारी समस्याएं होती हैं। जिंदगी जैसे बिल्कुल रुक जाती है और उस रुकी हुई स्थिति में ही हमें अपने जीवन को चलाना पड़ता है। चलिए आज हम यहीं बैठे स्पीति की स्थितियों को देखते हैं और वहाँ के लोगों के रहन सहन का वर्णन सुनते हैं। स्पीति हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले की एक तहसील है। यहाँ ऊंचे ऊंचे दर्रे हैं और रास्ते बहुत कठिन हैं, इसलिए यहाँ का इतिहास भी बहुत कम है। जितनी दुर्गम जगहें होती हैं वहाँ पर लोग बहुत कम पहुँच पाते हैं और जितना कम लोग पहुँच पाते हैं वहाँ की स्थितियों को औरों के सामने आने में उतना ही ज्यादा वक्त लगता है। इसका इतिहास भी बहुत कम मिलता है। यह प्रदेश संचार के साधनों से बिल्कुल कटा हुआ है और यहाँ के जो राजा हैं वो आज भी वायरलेस सेट के माध्यम से ही केलंग और काजा को जोड़ते हैं। प्राचीन काल में स्पीति भारतीय साम्राज्यों का एक अंग रही है। जब साम्राज्य टूटे तो यह स्वतंत्र रही और यह कभी लद्दाख, कभी कश्मीर, कभी बुशहर, कभी कुल्लू मंडल में रही, कभी ब्रिटिश राज में रही और कभी हमेशा के लिए वो स्वतंत्र ही रही। यहाँ जब भी किसी राजा का संदेशवाहक आता था तो उसके आते आते वसंत बीत जाता था, यानी कि इतनी दुर्गम रास्ते हैं कि एक ऋतु बीत जाती थी उसको वहां तक पहुंचने में। यहाँ के लोग जोरावर सिंह जैसे आक्रमणकारी से बचने के लिए आंख बंद करके चांगमा का तना पकड़कर एक दूसरे को पकड़कर बैठ जाते हैं। यही उनकी सुरक्षा की शैली है। 1971 की जनगणना के अनुसार स्पीति की जनसंख्या लगभग 7,196 थी और क्षेत्रफल इसका एरिया जो है वो 2,155 वर्ग मील है। इस प्रकार यहाँ की जो जनसंख्या का घनत्व है वो केवल एक वर्ग मील में केवल 4 लोग हैं, यानी कि 4 लोगों में 1 वर्ग स्क्वायर माइल में इतने लोग रहते हैं। स्पीति का राज्य सन 1846 में राजा गुलाब सिंह के जरिए अंग्रेजों को मिला था। इसका शासन एक नो द्वारा चलाया जाता रहा। अंग्रेजों के राज में जो स्थिति थी वो द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट के बराबर रहती थी, जिसका काम मालगुजारी इकट्ठा करना और छोटे छोटे फौजदारी मुकदमों का फैसला करना होता था। 1960 में स्पीति को पंजाब का तथा 1966 में 1966 में हिमाचल प्रदेश का अंग बना दिया गया और यह देश का सबसे दुर्गम क्षेत्र है। स्पीति के चारों ओर बहुत बड़े बड़े दुर्गम पहाड़ हैं, गहरी खाइयां हैं और जिनकी औसत ऊंचाई 18,000 फीट है। ये पहाड़ उसे तिब्बत, लाहुल, किन्नौर तथा लद्दाख से अलग करते हैं। इसकी मुख्य नदी स्पीति 16,000 फीट की ऊंचाई पर है और वहां से निकलकर वह तिब्बत से होती हुई बुशहर और किन्नौर होते हुए सतलुज में जाकर मिल जाती है। इसके साथ कोई पारा और पिन नदियों की घाटियां भी हैं, परंतु केवल स्पीति घाटी ही आबाद है। यहाँ के लोग भीषण ठंड के कारण 8-9 महीने शेष दुनिया से बिल्कुल कटे हुए ही रहते हैं। यहाँ घरों को गर्म करने के लिए लकड़ी भी नहीं है। फसल भी एक बार ही होती है, इसलिए समझ नहीं आता कि लोग यहाँ क्यों रहते हैं। धर्म या
जन्मभूमि के मोह के कारण या मजबूरी के कारण या बिना कारण। हम जिस जगह पर रहते आते हैं, हम उस जगह कर छोड़कर शायद हमारी मातृभूमि के प्रति प्रेम कह लीजिए, या हमें दूसरी जगह कहीं पर लाइफ अपने हिस्से से जीने की आजादी मिले ना मिले, कुछ नया ट्राई करने में भी लोग झिझकते हैं, तो काफी लोग वहाँ ऐसे विषम परिस्थितियों में भी रहते हैं। स्पीति के पहाड़ लाहुल के ऊंचे, नंगे और भव्य हैं। बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और जो नंगे रहते हैं, बिल्कुल नंगे क्यों रहते हैं? क्योंकि शायद उन पर धूप नहीं पहुंच पाती, तो कुछ हरियाली भी नहीं आती है। यहाँ हिम का आर्तनाद है, यानी कि बर्फ करुण पुकार सुनाई देती है, ठिठुरन है, गलन है और व्यथा है। यहाँ स्केटिंग, सौंदर्य प्रतियोगिताएं, आइसक्रीम या छोले भटूरे जैसी बाजारू चहल पहल नहीं है। यह तो हिमालय की तलहटी है और लाहुल स्पीति की घाटियां रोहतांग जोत के पार हैं। श्री कनिंगम के अनुसार लाहुल की ऊंचाई 10,535 फीट तथा स्पीति की ऊंचाई 12,986 फीट है। स्पीति घाटी को उत्तर दिशा से जो पर्वत श्रेणियां घेरे हुए हैं, उनकी ऊंचाई 16,221 से लेकर 16,500 फीट तक है और दो चोटियां जो 21,000 फीट से भी ऊंची हैं, इन्हें बारालाचा श्रेणियां कहते हैं। दक्षिण की पर्वत श्रेणियों को भी श्रेणियां माना जाने लगा है और शायद इनका नाम बौद्धों के माने मंत्रों के नाम पर पड़ा हो। इस प्रदेश में इस मंत्र का जाप भी बहुत अधिक हुआ है। यह मंत्र है ओम मणि पद्मे हुम। इंपीरियल गजट के अनुसार माने श्रेणी की ऊंचाई 21,646 फीट है और कुछ चोटियां 17,000 फीट से भी अधिक हैं। इसके कई गांव 13 से 14,000 फीट की ऊंचाई पर बसे हैं और ये मध्य हिमालय में है और इसी में स्पीति स्थित है। इन्हीं चोटियों के गहरी खाइयों के बीच में स्पीति स्थित है। इसके पार बाह्य हिमालय है, यानी कि हिमालय का बाहरी क्षेत्र है, जिसकी एक चोटी 23,064 फीट है और कई चोटियां इसकी 20,000 फीट से भी ऊंची हैं। आप देखिए कितनी विषम परिस्थितियों में स्पीति के लोग रहते होंगे। लेखक युवकों को इस घाटी में आमंत्रित करते हैं और यद्यपि चोटियों की ऊंचाइयों से होड़ लगाना ठीक नहीं है, फिर भी नवयुवकों और नवयुवतियों के लिए ये एक अच्छा शौक है। आप ट्रैकिंग कर सकते हैं, आप माउंटेनिंग कर सकते हैं। यह घाटी बूढ़े लामाओं के कारण उदास सी दिखाई देती है। यहाँ पर युवक युवतियाँ खेल कूद करें तो यहाँ का आर्तनाद पिघले और हर्ष फैले, यानी कि यहाँ जो सन्नाटा छाया हुआ है उसको तोड़ने वाला जो बचे हैं वो बुजुर्ग लोग हैं। युवकों की इस भूमि में ऊर्जावान होने के लिए बहुत आवश्यकता है। ये जो स्पीति है, मानो वो दुखी हो, परेशान हो और उसमें जीवन की गुंजार नहीं है। यहाँ पर बालकों की खिलखिलाहट नहीं है, युवकों का, युवतियों का जो जोश होता है वो यहाँ दिखाई नहीं देता। तो लेखक आमंत्रित करते हैं कि युवक युवतियों की मुस्कुराहट और खेल कूद शायद इस सोई हुई घाटी में फिर से जीवन का संचार कर दें। स्पीति में लाहुल की तरह दो ही ऋतुएं होती हैं, वसंत या शीत। वसंत ऋतु जून से सितंबर तक, जो बहुत कम समय के लिए होती है और तब यहाँ का तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जनवरी में तापमान 8 डिग्री होता है और वसंत में दिन गर्म होता है, रात ठंडी होती है। शीतकाल के मौसम का तो अनुमान ही लगाया जा सकता है कि सर्दियां कितनी भयानक होती होंगी। और यहाँ वसंत में भी फूल नहीं खिलते, हरियाली नहीं होती। क्यों? क्योंकि बर्फ से ही सब तरफ ढका हुआ दिखाई देता है। ऋतुओं को भी असर यहाँ पर देखने को नहीं मिलता। शीत में तो यहाँ के नदी नाले भी जम जाते हैं, हवाएं तेज चलती हैं जो खुले अंगों में शूल की तरह चुभती हैं। सर्दी में गलन का एहसास और ठंडी हवाओं से मानो काटो तो खून नहीं और गलने तक की स्थिति आती है। स्पीति में मानसून नहीं पहुंचता, इसलिए यहाँ वर्षा की बहार नहीं होती। यहाँ पहाड़ बारिश को रोक देते हैं और मानसून वहां पर नहीं पहुंच पाता, इसीलिए बारिश की बहार भी नहीं होती। कालिदास ने ऋतुसंहार में वर्षा ऋतु के जिस ठाट का वर्णन किया है वह यहाँ दिखाई नहीं देता। कालिदास ने वर्षा ऋतु का अत्यंत श्रृंगारिक और मादक वर्णन किया है। ऋतुसंहार में कालिदास ने उसमें श्रृंगार और बारिश के मौसम में जो श्रृंगार, जो प्रेम की अनुभूति होती है, उसमें इतनी मादकता भरी है और वो मादकता यहाँ कहीं भी छूने को नहीं मिलती। स्पीति के निवासी इसके लालित्य को नहीं समझ सकते, वो श्रृंगार और बारिश की बहार को नहीं समझ सकते। बारिश में कितना नशा है वो इस चीज को महसूस नहीं कर सकते। वे नहीं जानते कि बारिश में नदियां बहती हैं, बादल बरसते हैं और हाथी चिंगारते हैं और वियोगिनी स्त्रियां रोती कलपती हैं। कारण यह है कि यहाँ कभी कभार बारिश होती है, धरती सूखी, ठंडी और हमेशा बंजर ही रहती है, बंधिया ही रहती है। स्पीति में साल में एक फसल होती है,
यहाँ जो गेहूं, मटर और सरसों होती है, पहाड़ों से बहने वाले झरनों में सिंचाई की जाती है। साल में एक बार ही कुछ भी उगा लीजिए, सिर्फ एक बार ही उगेगा और स्पीति नदी का जल किसी काम नहीं आता। हाँ, यहाँ बहुत सी भूमि खेती के योग्य बनाई जा सकती है। यहाँ अत्यधिक ठंड के कारण ना तो फल होते हैं ना पेड़, इसीलिए स्पीति नंगी और वीरान है। बहुत ज्यादा ठंड की वजह से यहाँ पर कोई भी फसल और फूल पैदा नहीं होते, कोई हरियाली नहीं होती, इसीलिए घाटी इतनी वीरान और नंगी दिखाई देती है। लेखक को यह सुखद घटना की याद आती है। वे कांजा के डाक बंगले में सोए हुए थे। आधी रात थी, लगा कि कोई खिड़की खड़का रहा है। उसने उठकर खिड़की खोली तो हवा का तेज झोंका मुंह और हाथ को छीलने लगा। लेखक ने दरवाजा बंद किया। पता चला कि बारिश हो रही है, बर्फीली बारिश, जैसे नगाड़े पर थाप पड़ रही है और महाशंख की ध्वनि तैर रही है। सुबह लोगों ने कहा यात्रा शुभ होगी, क्योंकि स्पीति में बहुत दिनों बाद बारिश हुई है। तो यहाँ पर अद्भुत घटना थी, क्योंकि स्पीति में वो बारिश बहुत समय बाद आई थी और लोग बारिश से खुश थे। तो यात्रा वृत्तांत है। आप देखिए कि पहाड़ों की जिंदगी कितनी विपदाओं से, कितने कष्टों से और कितने संघर्षों से भरी हुई दिखाई देती है। कुछ प्रश्न हैं जिन पर मैं चर्चा कर लेती हूँ। इतिहास में स्पीति का वर्णन नहीं मिलता, क्यों? देखिए, स्पीति में पहले तो जनसंख्या, जनजीवन बहुत सीमित है, बहुत कम लोग रहते हैं, इतना ही नहीं है वहां पर लोग बहुत खुल के रह पाए, ऐसा मौसम ही वहां का नहीं अलाउ करता और ना ही परिस्थितियां वहां की अलाउ करती हैं। 8-9 महीने सिर्फ बर्फ रहती है और जिस कारण लोग बाहर निकलते भी नहीं हैं। कठिनता से मुश्किल 4 महीने वसंत ऋतु आती है और इतने कम समय में स्पीति का जो जनजीवन है वो सामान्य हो नहीं पाता। तब तक बर्फ पड़नी शुरू हो जाती है। वहां के पहाड़ भी विकसित नहीं है, ना ही रास्ते, न संचार के आधुनिक साधन है, अतः मानवीय गतिविधियों के अभाव में वहां इतिहास का निर्माण नहीं हो पाया, ना कोई उल्लेखनीय घटना भी वहां पर हो पाई। ना तो रास्ते बने हैं, ना पहाड़ों में ऐसी जगहें हैं जहां से लोगों को आवागमन करने में सहूलियत हो, ना ही वो पूरी तरह से शहरी क्षेत्र से कटा हुआ इलाका है जहाँ का जीवन बहुत ही मुश्किल है। स्पीति के लोग जीवन यापन के लिए किन कठिनाइयों का सामना करते हैं? स्पीति के लोग जीवन यापन के लिए बहुत सारी कठिनाइयों को झेलते हैं। पहली बात, वो संचार के सभी साधनों से रहित हैं। अपनी बात को वो दूसरों तक कभी नहीं पहुंचा पाते। अगर पहुंचाना भी है तो 4-6 महीने उनको पहुंचने में लग जाते हैं। ना बिजली है, ना सड़क है, ना टेलीफोन है, ना हरियाली है, ना पेड़ है, ना फल है, ना फूल है, ना फसल सिर्फ एक बार होती है और वर्ष में वो भी चाहे बाजरा, गेहूं, मटर, सरसों की फसल सिर्फ एक बार ही होती है। वहाँ किसी प्रकार का फल भी नहीं पैदा होता, ना ही घर को गर्म रखने के लिए लकड़ी पैदा होती है। वहाँ की चोटियां 14,000 से 21,000 फीट तक ऊंची और दुर्गम है। वहाँ इतनी सर्दी होती है कि खाल को भी छील डालती है, इसलिए अधिकांश समय लोग घरों में ही दुबक कर रहते हैं। ये माने कि चोटियां बूढ़े लामाओं के जाप से उदास हो गई हैं। जो घाटी का सन्नाटा है वो कहीं ना कहीं जैसे उम्र के एक पड़ाव पर जीवन शांत हो जाता है, ऐसे ही मानो उसमें नए जीवन का जीवन परिवर्तनशील होना चाहिए, तब उसकी रौनक बरकरार रहती है। अगर नए बच्चे जन्म नहीं लेंगे, अगर युवतियां वहां नहीं होंगी, तो एक पीढ़ी है जो सिर्फ बुजुर्ग है और बुजुर्गों में जीने का जोश नहीं होता। ना ही मौसम से लड़ने की, टक्कर लेने की क्षमता होती है, ना ही संघर्षों से जीतने का उनमें मनोबल ही होता है। तो ऐसे में वहां की जो घाटी है वो उदास है और लेखक इसके जरिए कहना ये चाहते हैं कि बूढ़े जो लामा हैं इन पर्वत श्रेणियों में जो रहते हैं और मंत्रों का उच्चारण करते रहते हैं, जो बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं, और उनके कारण यहाँ का वातावरण अत्यंत गंभीर, बोझिल और उदास हो गया है। यहाँ जीवन की चहल पहल और दिल लगी नहीं दिखाई देती। यहाँ युवक युवतियां आए, क्रीड़ा कौतुक करें, प्रेम भले खेल खेलें, हंसे नाचे कूदें, खेलें कूदें, मस्ती करें, तो इन चोटियों पर आरोहण करें, माउंटेनिंग करें, तो ट्रैकिंग करें और तब कहीं जाकर यहाँ जीवन का खिलता हुआ रूप दिखाई देगा। तब मानो इस सोई हुई घाटी में ऊर्जा दिखेगी, उत्साह दिखेगा और यहाँ पर नवयुवकों को स्पीति की पहाड़ियों में आने के लिए लेखक बुलाना चाहते हैं कि वो आकर इस घाटी की सूरत और सीरत को ही बदल दें। स्पीति अन्य पर्वतीय स्थलों से किस प्रकार भिन्न है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, जैसे और भी पहाड़ी क्षेत्र हैं, कश्मीर हो गया, शिमला, कुल्लू, मनाली जैसे पर्वतीय जो स्थल हैं, वहां पर लोग जाते रहते हैं और वहां के लिए जाते रहते हैं तो सरकार ने वहां के आवागमन के लिए सुविधाएं भी जुटा दी हैं। लेकिन स्पीति के पहाड़ों की ऊंचाई ही इतनी अधिक है कि 13,000 से 21,000 फीट मीटर तक ऊंची है और रास्ते इतने दुर्गम हैं कि अन्य पहाड़ भी इतने ऊंचे नहीं हैं
और ना वहाँ पर पहाड़ों पर वर्षा होती है, ना हरियाली, ना पेड़ है, ना फल है, ना फूल है। सिर्फ जब बर्फ जमी रहती है और इसलिए ये पहाड़ियां हमेशा नंगी दिखाई देती हैं। और अन्य पर्वतीय स्थल हरे भरे वृक्षों से भरपूर रहते हैं और वहाँ खूब वर्षा होती है और पहाड़ी फल फूल सब्जी भी उगाई जाती है। लेकिन यहाँ पर विपरीत परिस्थितियां हैं और बहुत ज्यादा दुर्गम परिस्थितियां हैं और फसलों के नाम पर सिर्फ लिमिटेड चीजें हैं जो उगा सकते हैं। गेहूं, बाजरा, मटर, सरसों और फल भी नहीं उगते। और अन्य पहाड़ों पर अनेक फसलें, सब्जियां तथा फल भी उगाए जाते हैं, जबकि स्पीति में ऐसा नहीं होता। स्पीति में केवल 2 ही ऋतुएं हैं, शीत और वसंत। वसंत ऋतु के 3-4 महीने होते हैं और अन्य बाकी महीने सिर्फ बर्फ से जूझने में ही, बर्फ से ढके और बहुत ज्यादा ठंडी से जूझने में ही चला जाता है और श्रृंगार देखने का सुख ही नहीं मिलता। बाकी 6 ऋतुओं की खूबसूरती ये लोग जानते ही नहीं है। स्पीति में ना परिवहन के साधन है, ना संचार के। रास्ते ही नहीं बने तो कन्वेंस कैसे, ट्रेवलिंग कैसे होगी, गाड़ियां कैसे जाएंगी जब रास्ते ही नहीं हैं। तो ना संचार है, ना टेलीफोन है, ना बिजली है, ना खंबे है, ना सड़कें हैं, कोई सुविधा नहीं है। बल्कि बाकी पहाड़ों पर ये सारी सुविधाएं आपको मिलती हैं। एक से एक लग्जरियस आपको होटल मिल जाएंगे, रहने की जगहें आपको मिल जाएंगी। स्पीति में प्रति किलोमीटर केवल 4 व्यक्ति रहते हैं और पर्यटक भी नहीं आते। अन्य पहाड़ों में जनसंख्या का घनत्व इससे बहुत अधिक है और वर्ष भर पर्यटकों का वहां मेला लगा रहता है। स्पीति की मौसम, सारी चीजें मिलकर उसे और पर्वतीय स्थलों से बिल्कुल अलग बना देती हैं, जहां पर जीवन नहीं बल्कि उदासी दिखाई देती है, ऊर्जा नहीं बल्कि शांति दिखाई देती है। और लेखक चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी, जो भावी पीढ़ी है, वो उस स्पीति की सूरत को ही बदल दे और बहुत कुछ नया इतिहास गढ़ दे। स्पीति के लोगों और मेहमानी भागों में रहने वाले लोगों के जीवन की तुलना कीजिए। किनका जीवन आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है और क्यों? ये बहुत आसान प्रश्न है। भागों में रहने वाले लोग हैं, उनके जीवन की तुलना आप आसानी से कर सकते हैं और बहुत अच्छा आंसर यहाँ से आपको मिलेगा। एक और प्रश्न है, आधुनिक युग में भी स्पीति के बादशाह वायरलेस सेट का उपयोग क्यों करते हैं? क्योंकि स्पीति के पहाड़ बड़े ही दुर्गम हैं, रास्ते बड़े कठिन हैं, यहाँ 8-9 महीने सिर्फ बर्फ ही जमी रहती है और आबादी बहुत कम है और ऐसे में रहने की जो स्थितियां हैं वो बहुत ही कठिन हैं और इसलिए संचार और परिवहन के साधनों का एकदम अभाव है। टेलीफोन या बिजली की तारें नहीं हैं, अतः केवल वायरलेस सेट से ही बादशाह और सूबेदार बातें कर पाते हैं। सिर्फ वायरलेस सेट से ही बादशाह किसी से भी संपर्क साध पाते हैं। स्पीति के लोग किसी आक्रमणकारी से अपनी सुरक्षा कैसे करते हैं? स्पीति के लोग किसी आक्रमणकारी से अपनी सुरक्षा के लिए अप्रतिकार वाला तरीका अपनाते हैं। जो लड़ाई लड़नी ही नहीं है, कोई लड़ने आया और हम चुप गए, वे उससे लड़ने के लिए इकट्ठे नहीं होते, बल्कि वे चांगमा का तना पकड़कर या एक दूसरे को पकड़कर आंख मीचकर बैठ जाते हैं। जब आक्रमणकारी ये संकट गुजर जाता है तब वे उठकर वापिस आ जाते हैं, यानी कि वो लड़ने के लिए सामने जाते ही नहीं है। बहुत लिमिटेड लोग हैं, लड़कर जीत नहीं पाएंगे, मौसम बहुत कठिन है, शरीर में इतनी ऊर्जा भी नहीं है, ना ही बहुत अच्छे खाना पीना उनका रहा रहता है, क्योंकि वहां चीजें कुछ उगती ही नहीं है। ऐसे में लड़ने का जोखिम उठाना समझदारी भी नहीं हो सकती, इसीलिए वो लड़ते नहीं हैं। स्पीति में रहने की स्थितियां नहीं है, ऐसा क्यों? सबसे बड़ी विपत्ति है वहां की दुर्गमता, भीषण ठंड। यहाँ की पहाड़ियां बहुत ऊंची हैं, हरियाली नहीं है, हवाएं बहुत ठंडी हैं। यहाँ सभी ऋतुओं का प्रभाव दिखाई नहीं देता। ना हरियाली है, ना वर्षा, ना पेड़, ना दिख फसलें, ना लकड़ी, ना फल, ना फूल। यहाँ उतना विकास नहीं हो पाता, ना सड़कें हैं, ना बिजली, ना जल है, ना पानी है, ना टेलीफोन है। इसलिए आबादी भी बहुत अधिक, बहुत 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 माइनर है, बहुत कम है। यहाँ की जो स्थितियां हैं वो रहने लायक नहीं है। आपने इस यात्रा वृत्तांत को सुना और आपने जाना कि पहाड़ी क्षेत्रों के लोग कितनी मुश्किलों से अपने जीवन को सरवाइव करते हैं। इसीलिए जब भी हम पहाड़ी स्थलों पर जाएं, हमें पहाड़ों का सम्मान करना चाहिए। वहाँ के एनवायरनमेंट को बिगाड़ने की और वहाँ पर गंदगी करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो लोग हमारे लिए उस भूमि को बहुत ही सींच कर सहेज कर रखते हैं और हम मैदानी भागों के लोग इतने लापरवाह हैं कि वहां पर हम गंदगी परोस कर आ जाते हैं। कुदरत वहां खुलकर अपना प्रेम बरसाती है, पहाड़ी लोग उसको संभाल कर रखते हैं और हम मैदानी भागों के लोग सिर्फ वहां की स्थितियों को और भी कष्टकारी बनाकर लौट आते हैं। भविष्य के लिए, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए वो पहाड़ ऐसे ही आनंददायक बने रहें, इसके लिए हमें अपने व्यवहार में परिवर्तन करना होगा, हमें अपनी आदतों में बदलाव लाना होगा, हमें अपनी सोच को बदलना होगा, हमें प्रकृति के बारे में सोचना होगा। तब हम अपने आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए अच्छे भविष्य का सपना देख सकते हैं। मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसी उम्मीद के साथ
आपसे विदा लेती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अगर आपको ज़रा भी वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।